तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे चैनल बोर्ड्स ग्रुप पे, जहां पे फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के एक बहुत ही मजेदार चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसे हिंदी में हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। और आज का ये लेक्चर इस चैप्टर का चौथा लेक्चर होने वाला है। इसका मतलब यह है कि हमने पीछे इस चैप्टर के 3 लेक्चर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। महत्वपूर्ण कहने का मतलब है इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, 2 मार्क्स के रूप में या फिर 5 मार्क्स के रूप में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर हम बोले कि 3 टॉपिक है, इसका मतलब आप क्या ये लेक्चर लंबा होने वाला है? नहीं, ये लेक्चर 30 से 35 मिनट में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। आओ एक एक करके हम जानते हैं पहले कौन कौन से टॉपिक है और उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोगैस क्या होता है, और इस बायोगैस के बनाने में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका होती है, कौन से सूक्ष्मजीव हैं जो इस बायोगैस का निर्माण करते हैं, ये बायोगैस बनती कैसे है ये जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि इन सूक्ष्मजीव का उपयोग हम जैव नियंत्रण कारक के रूप में कैसे करेंगे, और आखिरकार जैव नियंत्रण की विधि होती क्या है, और कौन से जीव हैं जो बेसिकली इस कार्य को करते हैं। जब ये समाप्त हो जाएगा तो इस चैप्टर का सबसे जो लास्ट टॉपिक है, हम ये जानेंगे कि इस जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जैव उर्वरक होते क्या हैं, और कैसे पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं और मृदा की पोषक तत्व की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ये बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आज हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये आइडिया लग गया है तो चलो बिना समय गंवाए आज के इस लेक्चर के हम शुभारंभ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं बायोगैस को। और हम बायोगैस की बात करें तो बायोगैस बेसिकली गैसों का मिश्रण होता है। और हम गैसों के मिश्रण शब्द उपयोग किए हैं तो आपके दिमाग में यह प्रश्न उठेगा कि भैया जब मिश्रण बोल रहे हो तो कौन कौन से गैस मिलकर बायोगैस का निर्माण करती है। ध्यान देना, इस बायोगैस में जो सबसे प्रमुख गैस होती है वह मीथेन होती है। तो बायोगैस की सबसे प्रमुख जो गैस है वह मीथेन है, ये आप याद रखना। लेकिन हम बता दें, क्या मीथेन से मिश्रण बन तैयार हो जाएगा? क्या नहीं। अगर मिश्रण के लिए 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट चाहिए तो ये तो मीथेन एक ही हुई, तो फिर क्या कोई और गैस भी सम्मिलित होगा? एकदम होगा। लेकिन इस मीथेन के साथ साथ कुछ कम मात्रा में, अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। यहां पे देखो क्या लिखा गया है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको हम इरेज करेंगे। अगर आपको स्पीड बड़ी स्लो लग रही हो तो फिर आप अपने स्पीड को अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेना। सबसे पहले तो CO2 निकलेगी। कौन कौन निकलेगी? CO2, इसके साथ में H2 निकलेगा और इसके साथ में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी अल्प मात्रा में निकलती है। क्या ये सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया लगा कि बायोगैस कुछ और नहीं, बायोगैस गैसों के मिश्रण होती है। क्या कौन कौन से गैस होते हैं? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है हो सकता है कि निम्नलिखित में कौन कौन से गैस बायोगैस है, तो फिर आप ये चारों को याद रखना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया ये बायोगैस आखिरकार बनती कैसे है, ये जो बायोगैस है ये बेसिकली बनते कैसे हैं। आराम आराम से आप ध्यान से देखना, इस टॉपिक को आपको सब समझ में आ जाएगा। ये जो बायोगैस है ना, इस बायोगैस को बनाने का एक बैक्टीरिया कार्य करता है। उस बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेन बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनोजेन बैक्टीरिया। मिथेनोजेन एक ऐसी बैक्टीरिया है जो बेसिकली बायोगैस के उत्पादन में बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर आप इस मिथेनोजेन को देखो तो आपको 2 शब्द दिखेंगे, 2 शब्दों का चेहरा नजर आएगा। सबसे पहले तो आपको ये जेन शब्द दिखेगा और दूसरे का शब्द आपको ये मीथेन शब्द दिखेगा। जेन का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना, उत्पादन करना, जनरेट करना, जीनेसिस शब्द से आया हुआ है। और वही हम मीथेन की बात करें
तो मीथेन का मतलब मीथेन होता है, अर्थात ये वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस को उत्पादन करें, जो मीथेन गैस का निर्माण करे। अब ये मीथेन गैस का निर्माण ये बैक्टीरिया कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। अकार्बनिक पदार्थ का आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा, सॉरी अकार्बनिक बोल दी हमने, कार्बनिक पदार्थ का। तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इस कार्बनिक पदार्थ का ये बैक्टीरिया अपघटन करते हैं। इस कार्बनिक पदार्थ का ये बैक्टीरिया अपघटन करते हैं। तो जब कार्बनिक पदार्थ का ये बैक्टीरिया अपघटन करते हैं तो इनसे कुछ गैस रिलीज होती है, इनसे कुछ गैस रिलीज होती है। और उन गैस का नाम अगर हम देखें तो उन गैस में याद रखना, उन गैस में मीथेन होता है, उन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस गैस में हाइड्रोजन गैस होता है, उस गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो यही सब गैसों का मिश्रण, क्या इसी को हम बायोगैस बोल रहे थे क्या? हाँ, तो क्या बायोगैस बनने के लिए कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करना होगा? एकदम करना होगा। बायोगैस बनता कैसे है? तो कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से। करेगा कौन? तो इसको करेगा बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया? ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया। तो मिथेनोजेन बैक्टीरिया बेसिकली इस कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ गैस बाहर निकलती है। सबसे मेजर जो गैस है, वह सबसे मेन गैस है, वह मीथेन है, मीथेन है। और साथ साथ कुछ अल्प मात्रा में ये तीनों निकलती है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? हाँ, एक और बात, ये जो मिथेनोजेन बैक्टीरिया है, ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया अवायवीय बैक्टीरिया हैं। ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो है, ये बेसिकली अवायवीय बैक्टीरिया हैं। अब अवायवीय बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया हैं तो ये जो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कर रहे हैं, ये अवायवीय तरीके से करेगा। तो कार्बनिक पदार्थ का जब अवायवीय अपघटन होता है तो उससे कुछ गैस बाहर निकालती है, और उन्हीं गैसों के मिश्रण को बेसिकली हम बायोगैस बोलते हैं। क्या बायोगैस का कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, एक और बात, आप इसी बायोगैस को गोबर गैस भी बोल सकते हो, लेकिन कब? इसी बायोगैस को आप गोबर गैस बोल सकते हो, लेकिन कब? जब ये कार्बनिक पदार्थ के स्रोत जो है ना, वह गोबर हो। तो जब इस कार्बनिक पदार्थ के स्रोत गोबर हो तो इसी को बेसिकली हम बायोगैस को गोबर गैस नाम देते हैं। हाँ, गोबर गैस भी एक प्रकार का बायोगैस है, गोबर गैस भी एक प्रकार का बायोगैस है, लेकिन इस कार्बनिक पदार्थ का स्रोत गोबर हो गया, इसी कारण से हमने उसका नाम गोबर गैस रख दिया। क्या ये क्लियर है? अब इसका हम भाषा का रूप देख लेते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड में तो मेनली भाषा पूछेगा भाई। भाषा देखो, बायोगैस एक प्रकार की जैव ईंधन गैस है, बढ़िया बात है, जो कार्बनिक अपशिष्टों के अवायवीय घटन से बनती है। आपको बताया है कि बैक्टीरिया अवायवीय तरीके से अपघटन करता है, जिससे ये गैस बनती है। बायोगैस क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। क्या क्लियर है? अगला है, यदि कार्बनिक पदार्थ के स्रोत गोबर हो तो बायोगैस को कौन गैस कहते हैं? गोबर गैस कहते हैं। क्या ये पैराग्राफ क्लियर है? तो आगे आए। हाँ, सुनना, अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो बायोगैस है बेसिकली, इसमें ये जो मिथेनोजेन बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया होते कहाँ हैं? तो ये बैक्टीरिया हम आपको बता दें कि जो भी जीव जुगालू करते हैं, जुगालू करने वाले जानवर, तो जो भी जीव जुगालू करने वाले जानवर, जैसे हम बोलते हैं अपने भाषा में पहुरी करने वाला, तो आप अपने आसपास गाय भैंस को देखते होंगे, जो वो खाना को डाइजेस्ट कर रहा होगा तो अपने मुंह से चलाते रह रहा होगा, जिसको पहुरी करने बोलते हैं। तो जो भी जीव जघुरी बोलते हैं, देखिए ये जुगालू करने वाले होते हैं, उनके आंत में एक आंत का भाग होता है र्यूमेन, उसी र्यूमेन में ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया होते हैं। अब ये क्या करते हैं उनके आंत में रहकर? सुनना, एक बात बताओ, ये जुगालू करने वाले जानवर कौन है? गाय है, भैंस है? एकदम। ये गाय भैंस क्या खाते हैं? क्या ये दही खाते हैं? क्या ये स्पंज खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं? नहीं भैया, ये सभी तो घास फूस खाते हैं, ये सभी मेनली प्लांट को खाते हैं। अगर एक बात बताओ, अगर ये पेड़ पौधों को खाते हैं तो ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या ये पादप कोशिका को नहीं खा रहे हैं? हाँ, अगर वह ऑर्गेनिज्म को ही खा ले तो कोशिका भी खाए, एकदम बहुत सही है। अगर ये कोशिका को खा रहे हैं तो उस प्लांट कोशिका के बाहर जो कोशिका भित्ति है उसको नहीं खा रहे हैं।
अगर वह कोशिका भित्ति को खा रहे हैं तो क्या वह इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली सेलुलोज को नहीं खा रहे हैं? कैसे 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 बताओ, सेलुलोज कैसे खा रहे हैं? रे बोका, ये जो प्लांट का सेल है उसका बाहर का जो कोशिका भित्ति है वो किसका बना होता है? हाँ, तो ये बात बोलो। अरे यही तो बात बोले रे, वह बने होते सेलुलोज के, और सेलुलोज के जब बने होते हैं तो प्लांट को खाएं, सेल को खाएं, सेल खाए सेल वाल को खाएं, और सेल वाल को खाएं सेलुलोज को खाएं। अब सेलुलोज गया आंत में, अब उसको डाइजेस्ट तो करना होगा। अब डाइजेस्ट यही मिथेनोजेन बैक्टीरिया करते हैं। इसका भाषा देख ले कि जुगालू करने वाले जानवर जैसे गाय भैंस के भोजन में बड़ी मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। अब कोनो दिक्कत ना होगा चाहिए, हम समझा दिए कैसे आएगा। जिसके पाचन के लिए आमाशय के र्यूमेन में बढ़िया मिथेनोजेन मजा आ गया नामक अवायवीय बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अवायवीय बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज युक्त अपशिष्ट पदार्थ का अपघटन कर मीथेन गैस बनाते हैं। और आप जानते हो इस मीथेन गैस के साथ साथ अल्प मात्रा में, इस मीथेन गैस के साथ साथ अल्प मात्रा में CO2 बाहर निकलता है, H2 बाहर निकलता है, H2S भी बाहर निकलता है। ये आपको आइडिया होगा। ये पैराग्राफ का, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लो। और हम ये जानते हैं कि ये गैस मालूम चल गया, बायोगैस क्या होता है, कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, ये मालूम चल गया। अब ये क्वेश्चन उठता है कि इस बायोगैस का उपयोग हम करेंगे किस कार्य में? तो आप याद रखना, बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। बायोगैस का उपयोग हम खाना बनाने के रूप में करते हैं। तो खाना कैसे बनाया जाएगा भाई? इस बायोगैस को उत्पन्न करने का कोई सेटअप भी तो होगा। हाँ, एकदम सेटअप है। क्या हम भी कर सकते हैं? एकदम तुम भी कर सकते हो। कैसे करेंगे आओ बताते हैं। अगर आपको बायोगैस को निर्माण करने के लिए, उत्पादन करने के लिए अगर बायोगैस प्लांट आपको लगाना हो तो कैसे लगाओगे? अच्छा एक बात बताओ, इस प्लांट के लिए आपको कार्बनिक अपशिष्ट चाहिए, अर्थात सीधा बात बोले तो गोबर चाहिए आपको। तो इस गोबर आपको शहर में ज्यादा मिलेगा कि गांव में? गांव में। तो ये सेटअप अधिकतर कहां देखने को मिलेंगे? गांव में। तो बायोगैस प्लांट क्या होता है ध्यान देना। इस बायोगैस प्लांट में हम क्या करते हैं, जमीन के नीचे 10 से 15 फीट नीचे गड्ढा खोदते हैं। कितना फीट? 10 से 15 फीट नीचे गड्ढा खोदते हैं और उसको कंक्रीट से, अर्थात सीमेंट बालू गिट्टी के मिश्रण को कंक्रीट कहा जाता है, उससे ढलवा देते हैं। कैसे सेटअप है आओ ध्यान दो। हम आपको रफली डायग्राम बनाते हैं। ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो, ये बेसिकली जमीन का नीचे का भाग है, जिसकी लंबाई या ऊंचाई या बात की जाए तो ये बेसिकली 10 से 15 फीट की होती है। ठीक, अब 10 से 15 फीट की किसकी ढली हुई है? कंक्रीट की ढली हुई है। अब देखो यहां से एक हम पाइप के माध्यम से इस टंकी में क्या डाल रहे हैं? तो स्लरी को डाल रहे हैं। स्लरी का मतलब होता है गोबर और पानी के घोल का जो मिश्रण होता है, उसको स्लरी कहते हैं। अब गोबर में क्या होगा? अगर वह आंत में बैक्टीरिया है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा तो उस डाइजेस्टेड पार्टिकल में यह बैक्टीरिया भी इंक्लूड होगा। तो अगर वह बाहर निकल रहा है अनडाइजेस्टेड चीज, उसके साथ साथ बैक्टीरिया भी निकल रहे होंगे। कौन? मिथेनोजेन बैक्टीरिया। तो वह घोल को जब ऐसी करेंगे तो यहां पे जब आएगा तो इसमें ये पीला पीला गोबर तो आ रहे हैं, लेकिन इस गोबर में साथ में कौन आ गया? इस साथ में आ गया मिथेनोजेन बैक्टीरिया आ गया। कौन जेन आ गया? अब ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया आया और साथ में यहाँ पे ये गोबर के पार्टिकल है, ये गोबर है, ये कार्बनिक पदार्थ है। तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इनको खाना शुरू करेगा, इनको अपघटित करना शुरू करेगा और साथ में गैस को बाहर रिलीज करना शुरू करेगा। वो गैस का नाम मीथेन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, CO2 हो सकता है और H2S हो सकता है। अब ये सेटअप में ये टंकी में निकल रहा है। हमने क्या किया है, इस टंकी में एक ऊपर से ढक्कन लगाया है। जैसे आप कुकर का ढक्कन देखियो, उस पर एक सीटी लगा होता है। वह सीटी का कार्य होता है कि जब भी उस कुकर में गैस भर गया है तो ये सीटी ऊपर हो जाती है। गैस कम सीटी नीचे, गैस ज्यादा सीटी ऊपर। वैसे ही अगर इस टंकी में इस बैक्टीरिया के एक्टिविटी के चलते अगर ये गैस की मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये कवर ऊपर हो जाते हैं।
गैस कम, ये कवर नीचे, अर्थात ये कवर जो है ये ऊपर नीचे करने वाले हैं, ये फ्लोटिंग कवर हैं, ये सचल ढक्कन है, चलने वाले ढक्कन है। तो जैसे ये ढक्कन ऊपर उठेगी, इसका मतलब यह है कि इसमें गैस की मात्रा बढ़ गई है, और जब गैस की मात्रा बढ़ गई है तो यहां पे हम पाइप लगाए रहते हैं, और यहां पे एक होल्डर रहता है, होल्डर, जो ये जिससे नल का पानी में होल्डर लगाता है, नल को खोलो पानी गिरेगा, वैसे ही इस गैस के होल्डर खोलते हैं, जिससे गैस क्या हो जाती है, बाहर आती है। और इस गैस का उपयोग हम घरेलू उपयोग में भोजन, उष्मा, प्रकाश के रूप में करते हैं। अब प्रकाश के रूप में करते हैं तो आप ये नहीं सोच लेना इस गोबर गैस का बनाकर हम अपने पूरे गांव में बिजली का सप्लाई करेंगे, हम अपने पूरे घर में 5 एसी चलाएंगे, 5 पंखा चलाएंगे। नो ब्रो, नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि इससे उतनी ऊर्जा रिलीज होती ही नहीं है। इससे बस उतनी ऊर्जा रिलीज होगी जिससे आप एक बल्ब जला पाओ अपने घर में। और हाँ, ये अब यहाँ पे गोबर गोबर बचा हुआ है, तो जो खाद्य पदार्थ है इसको बाहर निकालते हैं और इसका उपयोग हम उर्वरक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। ये बेसिकली सेटअप है किसका, ये बेसिकली सेटअप है किसका, ये है बायोगैस प्लांट का। अब इसका भाषा देख ले, ये भाषा देख ले कि बायोगैस प्लांट कंक्रीट का बना 10 से 15 फीट गहरा डाइजेस्टर टैंक होता है, बढ़िया बात है, जिसमें स्लरी अर्थात गोबर और पानी का मिश्रण भरा जाता है, ये भी बात बताया हम आपको। साथ ही इसके ऊपर सचल ढक्कन होता है, एकदम बढ़िया बात है, जो माइक्रोबियल गतिविधि के कारण टंकी में उत्पन्न गैस के कारण उभर उठता है, एकदम। इस गैस को पाइप के माध्यम से घरेलू उपयोग हेतु भेजी जाती है, एकदम। बची हुई स्लरी को टंकी से बाहर निकाला जैसे उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या ये क्लियर है? यही बात, सारी बातें क्या हमने यहाँ पे नहीं बताई है, वही को हमने भाषा का रूप दिया है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम में आपको लैंग्वेज लिखना पड़ता है, तो लैंग्वेज कैसे लिखोगे, इसलिए हमने लिख कर लाया है। कोई दिक्कत? हाँ, अब ये क्वेश्चन उठता है कि सेटअप जब इतना इंपॉर्टेंट है गांव में, तो फिर इसके सेटअप को बनाने में, बढ़ोतरी में किसी संस्था का योगदान तो होगा। हाँ, एकदम होगा। 2 संस्थान थी, एक थी IARI और एक था KVIC। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम याद कर लेना। IARI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये IARI का। KVIC का खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो भारत में बायोगैस के तकनीक के विकास में ठीक है, उपयोग खाना पकाने, प्रकाश, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। क्या ये बायोगैस वाला टॉपिक क्लियर है? क्या आपको ये क्लियर कि बायोगैस होता क्या है? क्या ये क्लियर कि बायोगैस बनाता कौन है, कैसे बनता है, प्लांट क्या होता है? ठीक है, चलो अब हम आगे अगले टॉपिक को मूव करते हैं, जहां पे हम ये जानते हैं कि इस सूक्ष्मजीव का उपयोग से हम जीव को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। अब इस बायोगैस तो हम लोग पढ़ लिए सूक्ष्मजीव का उपयोग करके, अब जीव का नियंत्रण। एक बात बताओ, अगर हमको यहाँ पे सूक्ष्मजीव का उपयोग करना है और जैव का नियंत्रण करना है, जीव का नियंत्रण करना है, तो क्या हम अच्छे बैक्टीरिया का नियंत्रण करेंगे कि फिर हानिकारक बैक्टीरिया का? बोलो। अगर हमको नियंत्रण किसी चीज पे करना है तो हम अपने अच्छे गुणों का नियंत्रण करेंगे कि खराब गुणों का? खराब गुणों का। तो इसमें उस जीव का नियंत्रण करना आवश्यक है जो हानिकारक है, जो हानिकारक है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि कौन से जीव हैं, कौन से सूक्ष्मजीव हैं जो इस कार्य को करते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार जैव नियंत्रण की विधि होती क्या है भाई, आखिरकार बायो कंट्रोल होते क्या है, समझना। इसको हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, बस आपको उसको रिलेट करना है साथ साथ मेरे। गांव में एक किसान है, एकदम सही, ठीक है, एकदम सही है। गांव में एक किसान आलू का खेती किया है। अब वो खेत में आप देखते होंगे कभी हानिकारक कीट लग जाते होंगे, खरपतवार उग जाता होगा। वह किसान बेचैन होता होगा कि कैसे भी करके उस खरपतवार को हटाना है, उस कीट को हटाना है। तो वह उसको हटाने के लिए एक स्प्रे बोतल से, ऐसे रहता है पंप टाइप का, उस पे कीटनाशक का उपयोग करता है, उस पे खरपतवार नाशक का उपयोग करता है। लेकिन अगर आप इसके उपयोग से देखोगे तो वह खरपतवार तो नष्ट हो जाता है, वह कीट भी नष्ट हो जाता है, लेकिन इसके दूसरे पहलू को देखो तो क्या साथ साथ वह केमिकल, वह रसायन, वह कीटनाशक मिट्टी में नहीं मिल जाती है क्या? क्या मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को कम नहीं कर रही है क्या? क्या मिट्टी की गुणवत्ता को कमजोर नहीं कर रही है क्या?
क्या मिट्टी के साथ उस प्लांट में नहीं चल जा रही है क्या? हाँ, अगर वो प्लांट को हम खा रहे हैं तो क्या हमारी बॉडी में नहीं आ रही है क्या? तो क्या केमिकल को खाना बॉडी के लिए अच्छी बात है क्या? नहीं। तो फिर क्या करें भैया हम? उस कीट को कैसे मारे, उस खरपतवार को कैसे मारे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे जीवों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो बेसिकली उस हानिकारक कीट को मार देता है, उस हानिकारक खरपतवार को नष्ट कर देता है। और यही प्रक्रिया बेसिकली जैव नियंत्रण कहलाती है, और जो उस कार्य को करता है उसको जैव नियंत्रण कारक कहते हैं। आओ देख लो, जब कीटों या हानिकारक जीवों को नियंत्रित करने के लिए किसको करेंगे जो हानिकारक होगा? रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पे प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों या जैविक विधियों का उपयोग किया जाता है, तो इन्हें बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। आपको इसका परिभाषा याद करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब कौन ऐसे सूक्ष्मजीव हैं, कौन ऐसे जीव हैं बेसिकली जो इस कार्य को करते हैं? तो हमने एनसीईआरटी के पैराग्राफ को कुछ पॉइंट में तोड़ दिया है, आपको एज इट इज इसको ऐसे ही याद रखना है। एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव फ्रेम हो सकते हैं, बस एज इट इज याद रखना, या फिर ये टॉपिक हेडिंग आया तो ये इतना बात लिखोगे, आपको नंबर फुल मार्क्स मिलेंगे भाई। अब देखो कौन कौन से इसके उदाहरण है, बायो कंट्रोल एजेंट के उदाहरण कौन है। सबसे पहले बात हम करते हैं लेडी बॉडी की। तो लेडी बॉडी एक जीव है। अब ये क्या करते हैं, किसको कंट्रोल करते हैं? तो ये कंट्रोल करते हैं एम्फिड्स का। तो लेडी बर्ड किसका नियंत्रण करेंगे? एम्फिड्स का। लेडी बर्ड एम्फिड्स, लेडी बर्ड एम्फिड्स, लेडी बर्ड एम्फिड्स। चलो, वैसे दूसरे जीव है बैसिलस thuringiensis, जिसे शॉर्ट में हम बीटी कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, इस बीटी में कुछ टॉक्सिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कुछ टॉक्सिक पदार्थ होता है जो कीटों की लार्वा को मारता है, अर्थात कीट के छोटे छोटे जो लार्वा होते हैं उसको ये नष्ट करने में मदद करता है। किसके लार्वा? तो कैटरपिलर के, बटरफ्लाई के। ये क्लियर है? हाँ, ये दो जीव हो गए। तीसरे की बात करें, ये ड्रैगन फ्लाई, हिंदी में ब्याग पतंग के नाम से जानते हैं। ये किसके को कंट्रोल करता है? तो ये मच्छर को, ये मच्छर के नंबर को कंट्रोल करता है। ये एज इट इज आपको ऐसे ही याद रखना है। ट्राइकोडर्मा क्या है? ये एक प्रकार का कवक है जो क्या होता है, मृदा में वैसे कीटों को, वैसे जीवों से सुरक्षा प्रदान करता है जो बेसिकली जड़ जनित रोग उत्पन्न करते हैं। क्या क्लियर है? ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का कवक होता है। बकुलो वायरस इसका फेमस एग्जांपल है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली ऑर्थोपोड को प्रभावित करने वाले उनको नष्ट करते हैं। ये आपके सामने 1 2 3 4 4 1 5, ये 5 हमने कुछ जीव का नाम लिखा है जिसका उपयोग हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में करते हैं। क्या ये स्लाइड क्लियर है? यहां से आपको बस एज इट इज इसको याद कर लो, ये आपके लिए इनफ होने वाला इस टॉपिक के लिए। अब अगर ये टॉपिक क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए हो, तो हम आगे देखते हैं कि इस सूक्ष्मजीव का उपयोग हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में कैसे करेंगे। अब बायो फर्टिलाइजर कहने का मतलब है कि बायो मतलब जीव आ गया, अर्थात इस उर्वरक के रूप में हम जीव का उपयोग करेंगे। और उर्वरक क्या करते हैं? तो ये पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं मिट्टी में और उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, अर्थात उपज अच्छी हो पाए। तो अगर जैव उर्वरक कह रहे हैं तो ये कोई रसायन नहीं होंगे, ये कोई केमिकल नहीं होंगे, ये बेसिकली कोई सूक्ष्मजीव ही होंगे जो इस कार्य को करेंगे। अर्थात ये सूक्ष्मजीव मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाएंगे, ये मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाएंगे, ये मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाएंगे, ये मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाएंगे। आप देखे होंगे एक खाद पे लिखा होता है एनपीके। आप अगर कहीं अपने पापा को या फिर गांव के आसपास किसी को खाद छींटते हुए खेत में देखे होंगे तो एक खाद का नाम एनपीके होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। ये बेसिकली पोषक तत्व है जो मिट्टी में चाहिए। ठीक है, वैसे ही कुछ जीव जो पौधों को पोषक तत्वों की आपूर्ति में सहायता करते हैं तथा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाते हैं, उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, भैया ऐसे कौन से जीव हैं जो मेनली इस कार्य को करते हैं? 3 चीज आपके सिलेबस में है, आपके बुक में है, आपके चैप्टर में है। पहला है जीवाणु, बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बेसिकली प्लांट के लिए पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं।
उनके उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। कुछ कवक की नाम पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे याद अपन देख लेना, कुछ साइनोबैक्टीरिया को पढ़ेंगे। ये तीन चीज को हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सबको जानते हैं। हाँ, एक और बात हम आपको बताएं कि ये जो सूक्ष्मजीव हैं, ये सूक्ष्मजीव हैं, ये प्लांट के लिए पोषक तत्व तो बढ़ाएंगे, लेकिन दो तरीके से। एक तरीका ये है कि ये सूक्ष्मजीव साथ साथ रहकर, ये सूक्ष्मजीव एक साथ रहकर इसको पोषक तत्व देंगे और उससे कुछ भोजन लेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि हमारा थोड़ा सा मतलब नहीं कि हम थोड़ा खाली देते रहा, अर्थात मुक्त रूप से ये उसको पोषक तत्व दे सकते हैं। जब साथ साथ दे तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। और मुक्त रूप से मतलब मुक्त रूप से कहते हैं, अब आओ आप समझ पाओगे सब बात को। अब सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया, जैव उर्वरक के रूप में बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? दो बैक्टीरिया याद रखना, एक है राइजोबियम और एक है एजोटोबैक्टर और एक है एजोस्पाइरलम। ये तो तीन हो गया, तीन याद रख ले। एक है राइजोबियम, एक है एजोस्पाइरलम और एक है एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये राइजोबियम क्या करता है? तो जो भी दलहनी पौधा है अर्थात लेग्यूम प्लांट है, जो भी दाल वाले पौधे हैं, उनकी जड़ों में नोड्यूल्स बनाता है। अर्थात मान लीजिए दाल की जड़ है तो ये राइजोबियम यहाँ पे लग जाएंगे, इसके साथ इस जड़ के साथ जुड़ जाएंगे। अब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? गांठ बनाएंगे। ये हो गया। अब गांठ बनाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यहां से एक शब्द आया स्थिरीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन बार बार फ्रेम होता है स्थिरीकरण से। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है? फास्फोरस क्या होता है? सुनना, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा हाँ एकदम है 74 या 72% है, एक बार देख लेना आप। वो नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएगा, उस नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएगा, वह नाइट्रोजन के अनेक रूपों को यूज करता है, अनेक फॉर्म को यूज करता है। तो उस नाइट्रोजन का उस रूप में परिवर्तित होना जिसको प्लांट डायरेक्ट यूज कर ले, बेसिकली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन का उस रूप में परिवर्तित होना जिसे प्लांट डायरेक्ट यूज कर ले, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। तो अगर हम बोले कि राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसका मतलब यह है कि राइजोबियम नाइट्रोजन को ऐसे रूप में तोड़ देता है, बेसिकली अमोनियम के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में तोड़ देता है, जिसको प्लांट डायरेक्ट यूज कर पाए, और यही बेसिकली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। वैसे ही फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस को वैसे रूपों में परिवर्तित कर देना जिसको प्लांट डायरेक्ट यूज करे, उसे फास्फोरस का स्थिरीकरण कहा जाता है, याद रखना। तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और इसकी बात करें तो ये मुक्त रूप से मिट्टी में रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये दोनों बेसिकली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे, लेकिन ये मुक्त रूप से अर्थात सहजीवी संबंध नहीं बनाएगा। ये देखो, ये तो साथ साथ रह रहा है, गांठ बना रही है सहजीवी संबंध में, ये मुक्त रहकर, जैसे ये है तो ये यहां रहेगा और ये पोषक तत्व देता रहेगा, ये मुक्त रूप हो गया। ये इसकी बात थी। जैव उर्वरक के रूप में अगर हम कवक की बात करें तो हमको पढ़ना है माइकोराइजा के बारे में। अब ये भी एक प्रकार का सहजीवी संबंध है, किसके किसके बीच? तो ये संबंध है कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच पाया जाता है, जो क्या करता है, जो फास्फोरस के स्थिरीकरण में मदद करेगा और रूट बॉर्न डिजीज से बचाएगा। राइजोबियम, एंजियोस्पर्म क्या याद रखेगा? ये बेसिकली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। माइकोराइजा बेसिकली फास्फोरस का करेंगे, याद रखना, बस ये इनफ है। ये जो भी आपको एज इट इज याद रखो, बस आपके लिए पर्याप्त होने वाला है। और हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसमें ब्लू और ग्रीन कलर दो आ रहा है, और कलर देने का काम करता है पिगमेंट, कलर देने का काम करता है पिगमेंट। तो अगर इसमें ब्लू कलर है तो फिर ब्लू पिगमेंट होगा, ग्रीन कलर है तो ग्रीन पिगमेंट होगा। तो ग्रीन पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल ए होता है, रेड पिगमेंट का C5 ये बाद की बात है, देखो हटाओ। अब देखो, इसे नील हरी शैवाल जिसे हम ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, इस जो प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी सूक्ष्मजीव है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, हाँ ये भी क्या करेंगे,
वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। जैसे नॉस्टॉक, एनाबेना, एने आओ बहिना ना, एनाबेना, एने आओ बहिना आप नहीं कह रहे हैं, ऑस्लेटोरिया, एस्पेरुलिना और एजोला। ये कुछ आपके सामने साइनोबैक्टीरिया दिए हुए हैं जो कुछ सहजीवी संबंध से और कुछ मुक्त रूप से करते हैं। जैसे हम सहजीवी संबंध मतलब साथ साथ रहकर, कौन है, एजोला। और ये नॉस्टॉक, एनाबेना मतलब एनाबेना, ऑस्लेटोरिया, एस्पेरुलिना, ये सभी क्या है, ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो बेसिकली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तो करेंगे लेकिन मुक्त रूप से करेंगे। तो ये हमारा बेसिकली 3 टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया। सबसे पहले कि आखिरकार ये बायोगैस क्या होते हैं, फिर बायोगैस में हमने प्लांट को डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया बेसिकली कि आखिरकार कौन कौन संस्था है जो इसको बढ़ोतरी कर रही है, फिर हमने माइक्रोब्स का उपयोग जाना बायो कंट्रोल के रूप में, फिर हमने जाना कुछ बायो कंट्रोल एजेंट, फिर बायो फर्टिलाइजर को जाना, और एक ही करके हमने तीनों टॉपिक को डिस्कस कर लिया। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। लेकिन हाँ, एक और बात, यहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से एक और फ्रेम हो जाते हैं बैक्टीरियोफाज के ऊपर, जिसे हम लोग जीवाणु भोजी के नाम से जानते हैं। और ये बैक्टीरियोफाज का इस चैप्टर में बस डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा सा नाम मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसका जीवन चक्र दिया हुआ 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो देखो नाम दिया यहाँ पे, क्वेश्चन पूछा 11 से, तो फिर इस पे हम एक सेपरेट टॉपिक लेक्चर बनाएंगे, इसमें हम इस जीवाणु भोजी को डिस्कस कर रहे होंगे। ऐसे आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। आप अगर क्वेश्चन बैंक बनाओगे तो आपका 95% प्लस क्वेश्चन बैंक बन जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको हम क्वेश्चन के रूप में ही डिस्कस करते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट का जवाब देने का। हाँ, एक और बात, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत कर रहे होंगे। तब तक के लिए आपको खुश रहना है, मस्त रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्वस्थ रहना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।